कई जगह पे रियल एस्टेट बहुत ही, मैंने कहा किराया दे दो मेरे को, सिर्फ किराया दे दो, बाकी तुम अपना प्रिंसिपल अपने पास रखो, एज ए रियल एस्टेट मुझे केवल किराया दे दो। अगर ये फ्रैंकलिन का फियस्को नहीं हुआ होता तो अभी तक हमारा 1000-1200 करोड़ होता। तो मुझे आंख में आंसू आ गया कि मैं पूरी जिंदगी उनको नहीं समझा पाया, और जिंदगी के बाद उनका पहला चेक एचयूएफ का मैंने लिया कि ये पापा का पैसा है, पापा के एचयूएफ का है, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलाने वाला हूं जो कि पार्ट टाइम में काम करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में काम करते करते आज उन्होंने 650 करोड़ से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड का एयूएम तैयार कर लिया है। इनका नाम मिस्टर अशोक ठुकराल है, और अशोक ठुकराल बनारस से नजदीक भदौरी नाम के एक शहर से हैं। अशोक जी से मिलते हैं और कैसे उन्होंने पार्ट टाइम में काम करते हुए 650 करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड एयूएम तैयार कर लिया, इसके बारे में जानते हैं। अशोक जी की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। अशोक जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। अशोक जी, ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि फुल टाइम काम करते हैं, और जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात के 10 बजे तक अपनी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, कस्टमर के इधर घूमते रहते हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू इवन अचीव 50 करोड़ का ईएम, और पिछले 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है, पार्ट टाइम में काम करते हुए आपने 650 करोड़ का म्यूचुअल फंड एयूएम कर लिया है? फुल टाइम करते तो पता नहीं आप किधर होते। कैसे आपका आना कैसे हुआ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे आ पाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब और कैसे आए? इन 1987 जब मैंने सीए कंप्लीट किया तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद में रिलेशन था, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, और फादर का मन था कि आप किसी से काम मांगने मत जाओ, घर बैठ के प्रैक्टिस करो, जो आ जाएगा वो कर लेना, नहीं आएगा तो आई एम हियर। मैंने अपने घर को छोड़ा और घर से 90 किलोमीटर दूर ये इंडस्ट्रियल एस्टेट थी भदोई, यहाँ पर मैंने चुना। और मैंने जब यहाँ कारपेट वालों के बीच में प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ कमी है। सिर्फ बैंकों में लोग डिपॉजिट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो मैंने कोशिश करनी चालू की स्टॉक मार्केट से, फिर उसके बाद एनबीएफसी में सीआरबी की फ्रेंचाइजी ली, थोड़ा सा सेटबैक लगा। यूटीआई, उसमें भी यूएस 64 की वजह से प्रॉब्लम आई। आईसीसी डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी लेकर के टर्मिनल्स लगाए, लेकिन अल्टीमेटली जब म्यूचुअल फंड समझ में आया 2004 में, तो यह समझ में आया कि इससे बढ़िया चीज नहीं है, फैंटास्टिक। और मैंने अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का और अपने क्लाइंट्स का मैंने स्टार्ट किया, और उनका विश्वास में जीतता चला गया। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उन लोगों को मैंने किसी भी तरह से, एक तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से थोड़ा यकीन ज्यादा करते हैं लोग हम पे, और दूसरा मैंने कभी किसी को गलत राय नहीं दी, कोशिश की जो अपने घर में इन्वेस्टमेंट करा सके, जो अपनी फैमिली का करा सके, वही अपने क्लाइंट का कराया। और कई जगह पे ये हुआ कि लोग एलआईसी को इन्वेस्टमेंट समझते थे, मेरा ऑफिस भी एलआईसी के जस्ट अपोजिट है, तो मैंने उनको बहुत समझाया कि एलआईसी इज प्रॉफिटेबल ओनली आफ्टर डेथ, और लोगों ने समझा भी। कई जगह पर रियल एस्टेट बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, वहां पर भी मैंने कहा ठीक है, तुम एक रियल एस्टेट खरीदते हो, उसका 40% मुझे दे दो, तुम 100 रुपए रियल एस्टेट में लगाते हो, 40 रुपए मुझे दे दो। और मैंने उनको करके दिखाया
कि वो जो 40 रुपए है वो हमने कैसे उनके रियल एस्टेट के बराबर किए या कहीं क्रॉस किए। तो वो धीरे धीरे यकीन लोगों का जमता गया और पैसे अपने आप आते हैं। हमारे यहाँ कोई सेल्स टीम नहीं है, हम कोई सेल्स कॉल नहीं करते हैं, हमारे यहाँ केवल ऑपरेशंस है। ऑपरेशन पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसको जो डिपॉजिट करना होता है खुद ही फोन करके हम लोगों को आइदर ट्रांसफर कर देता है या हमारी टीम को बुला लेता है। वो टीम जाती है, जाकर के पैसे लेके चेक लेके चली आती है, आरटीजीएस करा देती है। इसके अलावा हम लोग को सेल्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अशोक जी, आप पार्ट टाइम काम करते हैं ये, तो आप कितना, आपने जब काम करना शुरू किया जी 2004 में, आपको म्यूचुअल फंड जो है आप बहुत प्रभावित हुए। म्यूचुअल फंड ये जो प्रोडक्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत प्रभावित हुए और आपको ऐसा लगा कि आपको इस पे काम करना चाहिए। तो कितना समय इसमें शुरुआती दिनों में देते थे? सर शुरुआती दिनों में और आज के दिनों में भी 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाते। दिन का 1-2 घंटे जी। अदरवाइज आपका मेन प्रोफेशन जो है वो हमारा सीए ट्रेड है और सीए प्रोफेशन है, उसी को ज्यादा टाइम देते हैं। इसमें 1 से 2 घंटा डेली देते हैं, दिन में 1 से 2 घंटा देते हैं। तो आपने बताया कि आपके सामने जो है LIC का ऑफिस है जी, और रियल एस्टेट का बोलबाला तो पहले से ही है जी। तो फिर भी आप लोगों को कन्विंस कर पाए म्यूचुअल फंड के बारे में? कुछ दिक्कतें आती थी आपको लोगों को ऑन बोर्ड लाने में? दिक्कतें तो बहुत आती थी, लेकिन लोगों को मैंने ये समझाया कि देखिए तुम कारपेट का बिजनेस कर रहे हो, कुछ और भी कर सकते हो। तो वो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। क्या टाइम की जरूरत नहीं है, मैं 1 से 2 घंटे में, मैंने उनको बताया मैं सैकड़ों बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा सैकड़ों बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो कैसे? तो मैंने उनको अपना पोर्टफोलियो चेक करवाया, उसको दिखाया कि भाई देखिए इसमें HCL में भी लगा रखा है, टाटा में भी लगा रहा है, SDFC में भी लगा रहा है, और मैंने कहीं इंटरेस्ट नहीं लिया। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है। लोगों को समझ में आने लगा। फिर मैंने लोगों का ठीक है तुम 1000 रुपए करो, कह वो पैसा डूब जाएगा। मैं तीसरे दिन उनका रिडेम्पशन मार दिया। मैंने कहा 1000 वापिस, तुम्हारे 1017 रुपए हुए, 1003 रुपए हुए, 1004 रुपए। हाँ कोशिश की कि 1000 से जिसका नीचे था उसको 2-4 दिन रुक करके उसका, तो उसको ये समझ में आ गया कि यहाँ से इजी वे में पैसा मिल भी जा रहा है, पैसा चला भी जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन दोनों मैंने करके दिखाया उनको। तो धीरे धीरे पैसे आने लगे। कई जगह पे उन लोगों ने बैंक से पैसे निकालने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा केवल इंटरेस्ट दे दो मुझे। कई जगह पे रियल एस्टेट बहुत ही, मैंने कहा किराया दे दो मेरे को, सिर्फ किराया दे दो, बाकी तुम अपना प्रिंसिपल अपने पास रखो। एज ए रियल एस्टेट मुझे केवल किराया दे दो, मुझे कहीं ब्याज दे दो। तो वो धीरे धीरे कन्विंस किया और लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि यार ब्याज से इतनी बड़ी रकम बन सकती है, किराए से इतनी रकम बन सकती है। तो उन्होंने अपने नए रियल एस्टेट को ना डाल करके उन्होंने पैसा मुझे डायरेक्ट दिया। अशोक जी, आप ज्यादा कामयाब, आपको ज्यादा कामयाबी जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बिजनेस से मिली है या म्यूचुअल फंड के बिजनेस से मिली है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी 650 करोड़ का आपका AUM हो गया है। सर ईमानदारी से बताऊं तो अगर इकोनॉमिक वाइज देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन उतना इकोनॉमिक गेन नहीं दे पाया। पैसा तो कमाया है म्यूचुअल फंड से ही, और मैं सबको यही कहता हूं कि म्यूचुअल फंड से नहीं बल्कि मैंने बिजनेस से पैसा कमाया। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो है, मैंने अपने CA अर्निंग को भी इसी में इन्वेस्ट करता चला गया। अगर मेरे को कुछ फैमिली का पैसा भी मिला, फादर से भी मिला, कोई गिफ्ट भी मिला, या कोई पार्टीशन का पैसा मिला, या घर से कुछ पैसा मिला, वो सारा मैंने इन्वेस्टमेंट इसी में किया। तो मैंने बताया कि मैं अपने पैसे को अगर कमा के रख सकता हूं तो आपके लिए भी कोशिश करूंगा, और कमा के दिया। और ये बात सच है कि सर अगर मैं फुल टाइम होता तो शायद बड़ा काम करता, लेकिन सेटिस्फेक्शन और रेस्पेक्ट जितनी मुझे CA प्रोफेशन से मिलती है उसको मैं इग्नोर नहीं कर पाता। तो इसीलिए आपने जो है आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, आपने उसको अपनी वाइफ बना के रखा है और म्यूचुअल फंड के बिजनेस को अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है। सर यू कैन से जबकि म्यूचुअल फंड का बिजनेस आपको इकोनॉमिकली ज्यादा फायदे दे रहा है। 100%, 1000%। चलिए इस चीज को तो आप मानते हैं।
जी कि जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है उसको जी आपने गर्लफ्रेंड बना के रखा, वाइफ नहीं बना। जी जी जी। अच्छा, आज की तारीख में अगर मैं अशोक जी आपसे पूछूं कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, कितने जी कितने आपके ऑफिसेज हैं, कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, मेरे 2 ऑफिस तो भदोही में ही है, एक बनारस में है, एक गुड़गांव में है। और गुड़गांव में आई एम प्राउड ऑफ दिस कि जहां पर एएमसी अपने ऑफिस किराए पे लेती है, वहां मेरा अपना ओन ऑफिस है। एमजी रोड सहारा, 12 एएमसी से सारे रेंटेड है, मेरा अपना ओन ऑफिस है और बड़ा ऑफिस है। और बाकायदा टीम है वहां पे। और हम वहां पर एक साथ नहीं पहुंचे, दिल्ली में 3 ऑफिस के बाद वहां पहुंचे। पहले मैंने कनाट प्लेस पे ऑफिस खोला, पहला 12 खंबा रोड पे होटल ललित पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। फिर मैंने डीएलएफ फेज 1 में ऑफिस लिया, फिर उसके बाद ये दूसरा ऑफिस लिया। तो धीरे धीरे करके दिल्ली में भी हम लोग एनसीआर में भी अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं अगर ये फ्रैंकलिन का फियस्को नहीं हुआ होता तो अभी तक हमारा 1000-1200 करोड़ होता। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा नीचे हो गए, क्योंकि उसमें हम लोग का बहुत अच्छा पैसा लगा हुआ था, क्योंकि डेट में हम लोगों ने काफी इन्वेस्ट कर रखा हुआ था। फ्रैंकलिन ने जब 6 स्कीमें बंद की तो फ्रैंकलिन का ही पैसा नहीं रुका, बल्कि बाकी और भी एमसीज का पैसा, डेट के था, इक्विटी था, उस समय काफी डिस्टर्ब हुआ। लोगों ने उस पर काफी लॉस खाया। लेकिन बाय द वे इस म्यूचुअल फंड के अलावा बहुत सा आरबीआई बॉन्ड में पैसा वापस आया, बहुत सा गोल्ड बॉन्ड में पैसा वापस आया। हमारे अदर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरबीआई बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड में भी है, लेकिन म्यूचुअल फंड से पैसा गया। और ये जो 4 ऑफिसेज हैं आपके, चारों जगह पे म्यूचुअल फंड का काम जो होता है, चारों जगह से म्यूचुअल फंड होता है, कुछ शेयर ट्रेडिंग का भी काम होता है और सीएस का भी काम होता है। और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? मेरे पास लगभग 50 लोग। 50 लोग आपके साथ काम करते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो 650 करोड़ तक की ये जो जर्नी रही है, इस जर्नी तक आपको बहुत सारे रिकॉग्निशन अवार्ड्स भी मिले होंगे अशोक जी? सर, मेरे को सीएनबीसी का नॉर्थ इंडिया नॉन मेट्रो 2004-05 में मिला था। वो एक लैंडमार्क था हमारे लिए। वेल्थ फोरम ने मुझे कई बार टॉप अवार्ड दिए, फ्रैंकलिन आईसीआईसी ने कई बार टॉप अवार्ड दिए, अभी कैफे म्यूचुअल लगातार 2 साल से अवार्ड दे रहा है। और हमारी मिसेस को वन ऑफ टॉप 30 इन द पैन इंडिया आईएफए में है, इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। 13वां या 14 नंबर हमेशा रहता है। मेरे को एक चीज समझनी है अशोक जी कि आप पार्ट टाइम काम करते हैं ये, और म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो बहुत ही, इसमें काफी चीजों को बारीकी से जानने की जरूरत है। कई सारे फंड्स हैं, फंड्स में भी कई सारी टेक्निकल चीजें जानने लायक है। अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, डेट होते हैं, बॉन्ड्स में भी आप काम करते हैं, इक्विटी फंड है। तो ये सब चीजों का एमएनडी से नॉलेज रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो टाइम मिलता है उसमें स्टडी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं करते। उसी स्टडी को हम काम के टाइम से अलावा, जैसे सुबह और शाम को वर्किंग आवर के अलावा, जैसे न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है या अपनी ट्रेड नॉलेज को इकट्ठा करना है, तो उसको मैं वर्क में नहीं मानता, उसको मैं अपने हॉबी में मानता हूं। दूसरा, यूपी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी बॉडी बनी थी वो मैंने डेवलप की, और मैंने बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग भी कराई। तो उसका मैं हेड रहा हूं 5 साल लगातार। तो मैंने उसमें कुछ सर्किल बनाई, और शाम को या रात में 15-20 मिनट सब लोग, हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में एक दूसरे से बात करके, जो उसकी स्टडी है वो मुझे मिल गई, जो मेरी स्टडी है उसको मिल गई, वो मुझे बहुत यूजफुल रही। पीयर ग्रुप जो है वो कोई कानपुर का है, कोई लखनऊ का है, कोई शाहजहांपुर का है,
और कोई आगरा का है, कोई बनारस का है, वो मुझे बहुत हेल्प किया। और बेटे का भी अपना ग्रुप है, बेटे का ग्रुप जोधपुर और सूरत और मद्रास तक है, तो वो हम लोग बाप बेटा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़ा सा उसको, जैसे फ्रैंकलिन के केस में उसने बहुत पहले बता दिया था कि पापा बी केयरफुल। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था, हम रुके रहे, काफी देर तक रुके रहे, पैसे लोगों के वापस आए, लेकिन एक बार दिक्कत आई। तो पीयर ग्रुप का जो स्टडी है वो बहुत काम आती है। अगर मैं आपसे पूछूं अशोक जी कि आपका, जैसे आपने फ्रैंकलिन का एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे और भी सिचुएशन है। 2004 में आपने काम करना शुरू किया तो 2008 में भी मार्केट एक बहुत बुरी तरीके से गिरा था। करेक्ट। तो कोई ऐसी इस प्रकार की जो सिचुएशंस होते हैं, हाँ, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन किसी कस्टमर को हैंडल करना बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको याद आता है? सर कई बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कहा कि मेरे को मालूम है कि मार्केट अभी और गिरेगी, तुम ये सारा मेरा रिडीम कर दो, या कन्विंस करने पे उसने कहा कि डेट में डाल दो। तो जहां जहां पर मेरी बात मानी गई मैंने रोकने की कोशिश की, जहां नहीं रोकने की कोशिश की, एक्सीडेंटली बोलिए या कन्विंस करके बोलिए या रिक्वेस्ट करके बोलिए, मैंने एक आध फोलियो छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, बाकी सब आपके ऊपर है, ये एक छोटा सा फोलियो मेरे लिए छोड़ दीजिए। लोगों ने बात मानी, और जब उसका रिजल्ट आया 5 साल के बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझसे गलती हो गई, आप तो रोक रहे थे, अगर रुका होता तो इस पोलियो का जो ग्रोथ था वही आपका पूरे पोर्टफोलियो का ग्रोथ होता। और जिन लोगों ने माना उनको मैंने मल्टीप्लाई करके पैसे दिए। और आज भी लोगों का ये है कि कोई भी सेविंग आती है तो सबसे पहले मुझसे पूछते कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये चेक भेज रहा है। एक हमारे को अच्छी तरह याद है कि एक पेरेंट्स थे, काफी एजुकेटेड पेरेंट्स थे, उनकी 2 लड़कियां थी। कहीं मेरा सपना है कि दोनों यूएस में जाके पढ़े और हम लोग के पास रिटायरमेंट फंड भी हो, और हम लोग नैनीताल या रानीखेत में कहीं कॉटेज लेकर के रहना चाहते हैं। और जिस समय कोविड में पैसा गिरा तो उन्होंने कहा क्या करना आपका, कुछ नहीं करना, कुछ तो करना होगा। हम कहा हाँ, अगर कुछ फंड हो तो और डाल दीजिए। उन्होंने मेरी बात मान के जिस समय लोग पैसे निकाल रहे थे उन्होंने डाल दिए, और आज की डेट में दोनों बच्चियां फॉरेन में यूएस में पढ़ रही हैं। रानीखेत और नैनीताल के बीच में वो बढ़िया एक बंगला ले चुके हैं और गुड़गांव में रह रहे हैं, और अच्छी तरह से उन्होंने हमारी बात को, उन्होंने कहा कि नहीं टुकड़ल, जो तुम कह रहे हो हम करते हैं। जबकि वो खुद स्टार्टअप में पैसा लगाने की सोचते थे लेकिन लगाया नहीं। मैंने कहा नहीं, ज्यादा लालच मत करिए, म्यूचुअल फंड सही है। अब वो भी बोलते नहीं, यस यू आर राइट, म्यूचुअल फंड सही है। अशोक जी, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे आप नए टोटल आपके कस्टमर्स कितने हैं आज की तारीख में अंदाजन म्यूचुअल फंड में? बड़े मिला के मोर देन 2000 है। 2000 लोगों को आपने ऑनबोर्ड किया है कस्टमर्स को। कैसे आप नए लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, या बिजनेस रिलेशनशिप बनाने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है अशोक जी? देखिए, रेफरेंस से बिजनेस आता है, बिजनेस स्ट्रेटजी और बहुत वो नहीं। अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो 8-10 को भेज देता है, और वो मल्टीपल चेन बनी रहती है। हमारा विचार सिर्फ इतना रहता है कि किसी भी तरह से अगले को कोई गलत स्कीम ना दी जाए, और अगर एक साथ में एक समय पे 2 आ जाता है कि 2:59 पे एक रिडेम्पशन चाहिए और एक नया परचेज कर रहा है, आई ऑलवेज प्रेफर द रिडेम्पशन। अपने स्टाफ को भी बोल रखा है कि अगर पैसे की अगले को जरूरत है और अगर टाइम पे उसको पैसा नहीं मिला तो वह नाराज होगा, और अगर सामने वाले का इन्वेस्टमेंट एक दिन डिले हो गया, हम बता देंगे साफ साफ कि भी 3:01 पे हुआ, आपका आज की डेट में नहीं मिल पा रही है।
तो उसको समझा लेंगे, लेकिन रिडेम्पशन वाले को नहीं समझा पाए। तो रिडेम्पशन फर्स्ट रखा और हमेशा टैक्स प्लानिंग करके देते रहे लोगों को। हमारे यहाँ ज्यादा HNI है जो गोल प्लानिंग उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टैक्स प्लानिंग उनके लिए जरूरत है। तो टैक्स प्लानिंग का भी बहुत वैल्यू दिया उन्होंने। और मैंने समय समय पे जो हमारी स्टडी थी उनको शेयर करता रहा कि ये हमारी स्टडी है, हमारे हिसाब से अभी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो क्या करना चाहिए। पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जानना जरूरी है कि करेक्शन आ सकता है। हम लोग वेट करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो कहेंगे आपको मालूम है कि करेक्शन आ सकता है। फिर मैंने कहा करेक्शन आ सकता है, लेकिन फिर कितनी देर में रिकवरी आएगी ये नहीं मुझे मालूम, और करेक्शन किस डेट में आएगा ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो इसलिए आएगा, उम्मीद करते हैं, रुकना है। तो ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टिंग के हिसाब से रुके और पैसा बनाया। जिन लोगों ने मार्केट को देखते हुए ऊपर नीचे किया उन्होंने पैसा नहीं बनाया। आपने एक चीज बताई अशोक जी कि आपके पास भी सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट नहीं, आपके पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो आप कहीं जाते नहीं लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए? कैसा होता है? आप जाते हैं या फिर आप जाते नहीं है, लोग ही आते हैं आपके पास? सर विजिटिंग कार्ड नहीं रहता मेरे पास। विजिटिंग कार्ड नहीं होता? ओके। तो कोल्ड सेल्स होती नहीं है। अच्छा। और रेफरेंस से जब जाता हूं तो अगला आदमी या मुझे बुलाता है या मेरे पास चल के आता है, और जब बुलाता है तो उसके पास रेफरेंस पहुंचा होता है, मेरे को सिर्फ नाम बताना होता है गेट पे, गेट खुल जाता है। कोल्ड कॉल नहीं होता है कभी भी? कोल्ड कॉल नहीं करते सर। तो कभी ऑब्जेक्शंस भी नहीं आते हैं आपको क्योंकि रेफरेंस वाला ही कस्टमर है? सर ऑब्जेक्शन जिस दिन आ जाता है ना, उस दिन मैं सो नहीं पाता। मुझे लगा कि मैंने इतना बड़ा क्राइम किया क्यों, मैंने अपने फादर का नाम क्यों खराब किया। आज की डेट में ऐसी किसी फैमिली में एंटर ही नहीं करता हूं जो मुझे नहीं जानता। अच्छा, मतलब ऑलरेडी जो है वो जो जिनको आपसे सर्विस लेनी होती है आप उनके पास चले जाते हैं? जी। आपको क्या लगता है, आप जो है कई सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कई सारी चीजें तो मुझे दिख रही है कि आप बहुत सारी जगहों पे एक अलग तरीके की सोच के साथ काम कर रहे हैं और वो तरीका आपके लिए बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को कहाँ एक अलग फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर समझते, दूसरों से आप अपने आप को अलग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दूसरों से अलग इसलिए देखता हूं कि मैंने कभी प्रोडक्ट के साथ रेवेन्यू को मैच नहीं किया। मैंने इतनी ज्यादा एफएमपी बेची और वो इतने लो एक्सपेंस वाली, मतलब जैसे कि यू विल नॉट बिलीव 5 पैसा 7 पैसा 8 पैसा की एफएमपी भी बेची। आज मैं ETF भी बेचता हूं, आपका फंड ऑफ फंड भी बेच देता हूं, सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे वो समझ में आता है प्रोडक्ट कि नहीं ये मेरे क्लाइंट के लिए अच्छा है, तो मैं रेवेन्यू का ख्याल नहीं करता। दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स। और दूसरा, मेरे से लोग दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, तो मेरी जो जेन्युइन रीडिंग होती है वो मैं बता देता हूं कि दिस इज द रीडिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। ये मैं नहीं कहता हूं कि ये करो या ना करो, मेरी ये रीडिंग है। और लोग इवन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अलावा रियल एस्टेट में भी कभी कभी पूछने के लिए आ जाते हैं कि ये रियल एस्टेट हमारे पास आ रहा है, क्या आपको लगता है। और इसको छोड़िए, मैं तो कई लोगों के साथ इतना घुल मिल गया हूं कि उनके रिश्ते की बात आती है तो वो मेरे को लेके आ जाते हैं, तो मुझे उसको भी उनको जवाब देना। क्या बात है, क्या कम से कम 50 फैमिलीज का मैंने जो दूसरी जगह रिश्ता हो रहा है उसका फाइनेंशियल पूरा निकाल के दिया हुआ है। और वो मेरे अपने सोर्सेज हैं, मेरी अपनी स्टडी है, मेरी अपनी रीडिंग है, मेरा नेटवर्क है कि हर सिटी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जान पहचान का रहता है, मैं निकाल के उनको दे देता हूँ कि फाइनेंशियल मैं दे देता हूँ, बाकी आप निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है
अशोक जी की आपकी सबसे बड़ी 2004 पिछले 20 सालों में आप जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है अब तक की? सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी तो मैं उस दिन कहूंगा जब मेरे फादर की डेथ हुई, और फादर की डेथ के बाद एफडी की मैच्योरिटी आई। तो छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि ये एफडी मैच्योर हुई है, क्या करना है। मैंने कहा जो फादर करते थे वो करो, क्योंकि फादर हमेशा कहते थे मैं शेर बकरी को नहीं समझता। पार्टीशन में आए थे, ओल्ड पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, वो कहे मैं ये शेर बकरी को नहीं समझता, जो तुम लोग कर रहे हो ना मेरे समझ में नहीं आता। तो वो एफडी करते थे पंजाब नेशनल बैंक में और पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र लेते, इससे ऊपर वो नहीं जाते थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला नहीं, पापा ने बोला है कि इस बार तुम कोई एफएमपी की बात कर रहे थे तो उसमें डाल दो। तो हमने कहा नहीं, पापा ने कभी कहा ही नहीं, आज तक नहीं मुझसे कहा, क्योंकि हमेशा मैं आर्गुमेंट किया, उन्होंने मेरे एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे बेटे ने आर्गुमेंट किया, नहीं एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने अखबार निकाल के दी, उसमें उन्होंने अंडरलाइन कर रखी हुई थी और उस पर लिख रखा हुआ अशोक ठीक ही तो कह रहा था, मेरा नाम, और मदर को विटनेस दिया कि नहीं इन्होंने कहा था। तो मुझे आंख में आंसू आ गया कि मैं पूरी जिंदगी उनको नहीं समझा पाया, और जिंदगी के बाद उनका पहला चेक एचयूएफ का मैंने लिया कि ये पापा का पैसा है, पापा के एचयूएफ का है, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। तो वो मेरी सक्सेस स्टोरी थी कि मैं अपने फादर को कन्विंस कर पाया, लेकिन लेट हो गया। अदरवाइज फादर हमारे कन्विंस नहीं होते थे, वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा कहीं नहीं जाते थे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सो अशोक जी, अब आप यहां तक तो आ गए पार्ट टाइम काम करते हुए, क्या भविष्य में आप म्यूचुअल फंड में फुल टाइम आने की सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ऐसा कुछ है दिमाग में कि भविष्य में मैं म्यूचुअल फंड का काम को जो है वो फुल टाइम करूंगा और इसे बढ़ाऊंगा? ईमानदारी से बोले नहीं। नहीं, नहीं। मैंने अपने बेटे को भी बोल रखा हुआ है कि जो रेस्पेक्ट हमें हमारे प्रोफेशन में है उसको बनाए रखना है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट है, रेगुलर है, एचएनआई आता है जाता है, कुछ भी करता है, लेकिन अपना बिजनेस और जो प्रोफेशन है वो मेन ही रहेगा, मेरे लाइफ टाइम तक वो मेन ही रहेगा। नहीं, लेकिन आप कितने, आपके बच्चे कितने हैं टोटल? जो दो बच्चे, दो बच्चे, एक लड़की है, लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लड़की डॉक्टर है। चलिए, लड़की तो डॉक्टर है, लेकिन लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ ही बैठता है? जी, आपके साथ बैठता है, तो उनका झुकाव ज्यादा है म्यूचुअल फंड के काम की तरफ? सर कहीं ना कहीं वो मेरे पॉलिसी से मैच करता है। मैच करता है? हाँ, मैच करता है, और वो जीएसटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और गुड़गांव ब्रांच महीने में 2-3 बार जाता है, और ज्यादातर टाइम वो अपनी प्रैक्टिस को वो भी दे रहा है, ज्यादातर टाइम। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं अशोक जी के क्या विजन है आपका म्यूचुअल फंड के बिजनेस को लेकर, आप कहां तक अपने आप को देखते हैं आने वाले कुछ सालों में? कुछ विजन बनाया है, कुछ गोल सेट किया है इसके बारे में? नहीं सर, मैंने बोला ना कि गोल तो है, काम बड़ा करने का है, लेकिन केवल म्यूचुअल फंड के साथ मुझे लग रहा है कि हम उतनी अच्छी सैलरी स्टाफ को नहीं दे पा रहे हैं जितनी अच्छी देनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उसमें इंश्योरेंस जोड़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस जोड़ने से रेवेन्यू का, जो सेबी ने म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू कम करते चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस से कवर होगा। इसलिए इंश्योरेंस को ऐड करके और सेल्स टीम तभी हम अफोर्ड कर पाएंगे, जो कि अभी नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाएंगे। और अगर हम इसमें सब ब्रोकर और पॉस को लगाएंगे तो निश्चित 5 सालों में इसको 4 टाइम तो कर देंगे। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं अशोक जी, उसमें से आपका इंटरव्यू जो है, आपसे जो मेरी वार्तालाप हुई है, आपका जो सोचने का तरीका है,
वो कुछ अलग निकल के आए, कुछ अलग सीख आपसे निकल के आई, अलग तरीके से आप काम करते हैं, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपकी दूरदृष्टि बहुत लंबी है। 2004 में आपने सोच लिया था कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो करने योग्य है। फैंटास्टिक। सो अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को आपसे कुछ अलग चीज सीखने को डेफिनेटली मिली होगी, डेफिनेटली उन्हें सीखनी मिलेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अशोक जी कि आपने अपना समय निकाला और अपने काम करने के तरीके के बारे में आपने हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मुझे खुशी होगी अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी। थैंक यू। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।